में स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे हमारे परम पूज्य मार्गदर्शक, राजनीतिक पिता और जिनके संरक्षण में हम पले बड़े, जो सब कुछ हमने हासिल किया वो सब इनके संरक्षण में हासिल किया। आदरणीय श्री राम सेवक सिंह यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, इस विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय श्री विजेंद्र सिंह यादव जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बड़े भाई और राम सेवक सिंह यादव को राम सेवक सिंह बनाने में सहयोग करने वाले आदरणीय श्री रहमान अली भाई साहब, यहां पर उपस्थित शीश राम भैया, राजेश जी, कश्मीर सिंह भाई साहब, तमाम वो चेहरे हैं जिन लोगों ने ठीक उसी तरह से आदरणीय राम सेवक सिंह यादव जी के साथ राजनीति की क्रांति की वो लड़ाई लड़ी, जिस तरह सदियों और दशकों आजादी की लड़ाई आजादी के दीवानों ने लड़ी थी। आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ, ये स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व इसलिए आता है कि हम उन अमर शहीदों को नमन कर सके। हमारे अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष आदरणीय साजिद अली भाई साहब, इधर आ जाइए आप। और ये पर्व इसलिए आता है कि हम उन अमर शहीदों को नमन कर सके जिन लोगों ने अपनी जिंदगी इसलिए दांव पर लगा दी कि हम रहे ना रहे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां कम से कम गुलामी में न जिए, वो आजादी की हवाओं में सांस ले सके। अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी जान दांव पर जिन लोगों ने लगाई थी, आज का दिन उन लोगों को याद करने के लिए बनाया गया है। सोच के देखो, छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लिए उत्साह और उमंग के साथ यहाँ बैठे हैं। अभी एक नाटक चल रहा था, मेरे रंग से वसंती चोला, इस गाने की एक लाइन गाने पे फांसी चढ़ा दी जाती थी। भगत सिंह ने यही गाना गा दिया था। और ये जो तिरंगा पकड़े बच्चे बैठे हैं, अगर किसी के हाथ में तिरंगा दिख जाता था तो उसके पैरों में कीले ठोकी जाती थी और उसको पेड़ पे ऐसे ही लटका दिया जाता था कीले ठोक। कितनी परेशानी, कितनी कुर्बानी और कितने त्याग के बाद ये तिरंगा अभिमान के साथ पकड़ने का हमें अवसर मिला है। किन लोगों ने वो आंदोलन शुरू किया था, किन लोगों की अगुवाई में वो आंदोलन चला, कितने लोग उस आंदोलन में शहीद हो गए, और ये आजादी का ताज जो हमें मिला है वो कितने गरम गरम खून से तैर के आया है। इस बात की अगर आपको कल्पना करनी है तो दो चीजों से बाहर निकलना होगा। एक तो सिनेमा घरों से बाहर निकलना होगा और दूसरे मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुपों से बाहर निकलना होगा। हमें बड़ा अफसोस होता है, हिंदुस्तान में आज नेता पाखंड की बात कर रहे हैं, बाबा राजनीति की बात कर रहे हैं, इतिहास फिल्मों से तय हो रहा है, किताबों पर जीएसटी लग रही है, फिल्में टैक्स फ्री की जा रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोफेसर बैठे हैं और इस विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। इसीलिए ये देश गलत दिशा की ओर जा रहा है। राजनीतिक आंदोलनों को पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलनों को पढ़ना है तो निश्चित तौर पर आपको लाइब्रेरियों में घुसना पड़ेगा, किताबों को पढ़ना पड़ेगा। फिल्मों और व्हाट्सएप ग्रुप में इतिहास नहीं पढ़ाए जाते, वहां कथी हुई कथाएं पढ़ाई जाती हैं जो किसी एक राजनीतिक दल के दफ्तर से ड्राफ्टिंग बन के आती है और वही आप लोगों को पढ़ाया और सुनाया जाता है। कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी ने गली गली में मनाया, भारत विभाजन विभीषिका दिवस, और उसका विलेन बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी। मैं कल फुर्सत में था, और फुर्सत में तो इसलिए था कि तबीयत खराब थी, दवा खाई, लेट गया,
12:30 बजे आंख खुली दिन में, मोबाइल खोला तो जरा सी उंगली मारे भारत विविधता दिवस, भारत विभाजन विविधता दिवस, भारत कहीं मामला इसके बारे में पढ़ा जाए। 6 घंटे पढ़ा और 6 घंटे पढ़ने के बाद ये पाया कि जो लोग गली गली में घूम के भारत विभाजन विविधता दिवस मना रहे हैं, भारत को विभाजित करने में असली कारक वही थे। कभी ताली एक पंजे से नहीं बजती, कभी ताली एक हथेली से नहीं बजती। सर सैयद खान ने बहुत पहले 1867 में इस देश को एक द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया था, जिसे किसी ने स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस ने तो कभी स्वीकार नहीं किया। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की वकालत की मोहम्मद अली जिन्ना ने और उस द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का समर्थन किया वीडी सावरकर ने 1944 में बनारस के एक भाषण में, जब वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। 1942 में गंभीरता के साथ सुनना, 1942 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश के सारे नेता क्रांतिकारी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद कर रहे थे, तब 1944 में वीडी सावरकर बनारस में खड़े होकर ये बात कह रहे थे कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत आजाद हिंदुस्तान के लिए सफल होगा। भारत में एक साथ 2 राष्ट्र नहीं रह सकते, भारत में एक साथ हिंदू और मुसलमान नहीं रह सकते, धर्म के आधार पर भारत का विभाजन होना ही उचित रहेगा। ये वकालत वीडी सावरकर ने 1944 में की थी और ये किसी और की किताब में नहीं है, खुद सावरकर ने जेल में रह के लिखी थी, उनकी किताब में इस बात का जिक्र है। आप लोग अंदाजा लगाइए, जब कांग्रेस के 95% नेता जेल में थे, पंडित मोतीलाल नेहरू इस देश के जाने माने बैरिस्टर थे, उद्योगपति थे, वो तब अंग्रेजी सरकार को इनकम टैक्स देते थे जब इस देश के 95% लोगों के पास खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा नहीं था। उनका इकलौता बैरिस्टर बेटा जेल में था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, उनकी मां जेल में थी, पिता जेल में थे और वीडी सावरकर के नेतृत्व वाली हिंदू महासभा इस देश में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके 3 प्रदेशों में सरकार चला रही थी, सिंध प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बंगाल में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के गठबंधन की सरकारें चल रही थी और कांग्रेस के नेता जेल में थे। जब कांग्रेस के 95% नेता जेल में थे, तब वीडी सावरकर को अंग्रेजी सरकार 60 रुपए महीने पेंशन दे रही थी। उस समय अध्यापक की तनख्वाह 5 रुपया थी। आज से 12 गुनी जोड़ लो, आज तनख्वाह 70,000 है और 70 में गुणे 12 कर दो तो आज का कितना रुपया महीना सावरकर को दिया जाता था। किस बात की पेंशन देती थी अंग्रेजी सरकार? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों की स्थापना अंग्रेजों ने कराई थी। फूट डालो और शासन करो की नीति पर अंग्रेजों ने इस देश में शासन किया। दोनों की स्थापना अंग्रेजों ने कराई, दोनों को फंडिंग अंग्रेज करते थे और हिंदू महासभा की ये ड्यूटी थी कि तुम मुसलमानों के खिलाफ बोलो और मुस्लिम लीग की ये ड्यूटी थी कि तुम हिंदुओं के खिलाफ बोलो। ये दोनों बटे रहेंगे और हम यहाँ डटे रहेंगे, हमें ये न इकट्ठे होंगे और न हमें यहाँ से भगा पाएंगे। 1942 में जब इन लोगों ने सरकार बना ली, कांग्रेस अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद कर रही थी और ये सरकार चला रहे थे। लोगों ने देखा कि ये नेता जो धर्म के लिए हमें लड़ा रहे हैं, ये सत्ता में बैठे हैं और हम यहाँ आपस में सांप्रदायिकता एकता का जहर घोल के आपस में मर रहे हैं। लोग कांग्रेस के साथ खड़े हो गए और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद हुआ। अंग्रेजों को इस देश को छोड़कर जाना पड़ा। लोग कहते हैं कांग्रेस के पास सत्ता थी, सब कुछ उन्हीं कर लिया, संविधान उन्होंने लिख लिया, देश उनको, ऐसे नहीं सत्ता थी। अंग्रेजों के जाने से पहले अंग्रेजी शासन में भी यह चुनाव होते थे। जनता ने चुन के उनके प्रतिनिधियों को वहां भेजा था, तब वो प्रधानमंत्री बने थे, उनके पास चुने हुए प्रतिनिधि थे। ऐसा नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को दान में किसी ने गद्दी दे दी थी।
हिंदू महासभा भी तब थी, मुस्लिम लीग भी थी, लेकिन इन सबको पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये लोग सांप्रदायिकता के लिए लड़ रहे थे और कांग्रेस देश के लिए लड़ रही थी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, शिक्षा को इसीलिए बैन किया जा रहा है, स्कूलों को बंद करने की साजिश इसीलिए चल रही है, किताबों पर जीएसटी इसीलिए लग रही है, शिक्षा महंगी इसीलिए की जा रही है कि अगर आप पढ़ लिख गए तो आप लाइब्रेरियों में जाने लगेंगे, और लाइब्रेरियों में अगर पहुंच गए तो आपको ये पता चल जाएगा कि जिस सरदार पटेल के नाम पर ये लोग राजनीति करते घूम रहे हैं, उसी सरदार पटेल के नाम पर बना हुआ गुजरात का क्रिकेट स्टेडियम का नाम इन्हीं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बदला, और उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम सरदार पटेल का नाम हटा के अपने नाम पर रख लिया, नरेंद्र दामोदर दास क्रिकेट स्टेडियम। उन्हीं सरदार पटेल ने गृह मंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की मात्र संस्था आरएसएस पर बैन लगाया था 1950 में, और जब बैन लगाया था तो उन्होंने लिखित में गृह मंत्री थे वो, गृह मंत्रालय से एक ड्राफ्टिंग जारी हुई थी, एक आदेश जारी हुआ था, और उस आदेश में लिखा था कि आरएसएस की गतिविधियां देश और समाज तथा सरकार के लिए खतरनाक हैं, ये लोग किसी भी स्थिति में इस देश में फंक्शन नहीं करने चाहिए, ये देश के लिए आंतरिक खतरे का कारण है, इसलिए इनको पूर्ण रूप से तात्कालिक प्रतिबंध किया जाता है। ये सरदार पटेल का आदेश था गृह मंत्री रहते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन शिक्षित जरूर बनाइए। और अगर आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, दुनिया में कोई मंदिर इन 2 मंदिरों से बड़ा नहीं होता है। पहला शिक्षा का मंदिर और दूसरा लोकतंत्र का मंदिर। शिक्षा के मंदिर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर माना था, किताबों को ग्रंथ माना था। उसी का ये परिणाम हुआ कि जिस बच्चे को हिंदुस्तान के एक स्कूल में घड़े में पानी नहीं पीने दिया गया था, उस बच्चे की प्रतिमा आज कोलंबिया विश्वविद्यालय में लगी है, और दुनिया के कई देशों में उनके जीवन पर रिसर्च करके पीएचडी कराई जाती है। वो शिक्षा के मार्गदर्शक माने जाते हैं। लोकतंत्र के मंदिर से बड़ा कोई मंदिर नहीं हो सकता, और इसका ये उदाहरण है कि उत्तर भारत के सबसे ताकतवर मंदिरों में एक मंदिर है गोरखनाथ मंदिर। अगर लोकतंत्र के मंदिर से बड़ा कोई मंदिर होता तो गोरखनाथ मंदिर का मठाधीश अपने मठ को छोड़कर विधानसभा में बैठने नहीं आता। उसे पता है कि असली ताकत यहाँ है। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा के मंदिर में भेजो, उन्हें शिक्षित बनाओ, और जब वो शिक्षित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो लोकतंत्र के मंदिरों में ऐसी मूर्तियों की स्थापना करेंगे जो तुम्हारे हितों के लिए लड़ सकेंगी, तुम्हारे हितों की रक्षा कर सकेंगी। ये याद रखना, चुनावी हिंदुओं, चुनाव के दौरान तुम्हें हिंदू तो बनाया जा सकता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते, तुम्हें व्यास मंच पर बैठा हुआ नहीं देख सकते, तुम्हारे लड़कों को बारात जाते समय घोड़ी पर चढ़ा हुआ नहीं देख सकते, वो तुम्हारा वोट लेकर विधायक सांसद बनने के बाद तुम्हारे हितों के लिए लोकसभा और विधानसभा में कभी नहीं लड़ सकते। ये याद रखना। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के मामले में जो लोग आज अतीत का पर्दा वर्तमान पे डालकर अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, कभी पढ़िए, आप लोग गूगल करिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना कौन सी थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप हो जाती है? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लोकसभा में क्यों नहीं बहस करना चाहती? इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हम आपको एक बहुत साधारण तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारी ये एक कंपनी है, इसकी अपनी हैसियत है 500 रुपया,
इस दुकान में पूरा सामान ही 500 रुपए का है और कागजों में इस कंपनी को 50,000 करोड़ का माल लिया गया और इस कंपनी को 40,000 करोड़ लोन दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने साठ गांठ करके 1 साल बाद उस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया, 40,000 करोड़ माफ कर दिया, 20,000 करोड़ पार्टी फंड में ले लिया। ये है चंदे का खेल। जो 20,000 करोड़ पार्टी फंड में चला गया वो उनकी जेब में चला गया, लेकिन जो 40,000 करोड़ माफ किया गया वो तुम्हारी जेब से चला गया, जो तुमसे काट लिया जाता है पेटीएम चार्ज के नाम पे, मिनिमम बैलेंस के नाम पे, ओवर निकासी के नाम पे, वो तुम्हारी जेबों से चला जाता है और इस पर कोई बहस करने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के चीफ की नियुक्ति जो होती है उसमें 3 लोग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, नेता विपक्ष और स्वयं प्रधानमंत्री। ये सरकार एक मिल लाई कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति सिर्फ सरकार करेगी। अब बताओ, अगर हम ही किसी की पोस्टिंग करें तो वो हमारे खिलाफ बोलेगा? कोई ऐसी बात करेगा जिससे मेरा नुकसान हो जाए? ये सरकार देश के लोकतंत्र की जड़ों को काटने का काम कर रही है। आप सबको सजग रहना होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग ने जो एक क्रिया चलाई SIR के माध्यम से, वो पूरे देश में चल सकती थी, लेकिन उनसे धोखा हो गया। वो दही के नाम पर चूना चाट गए और वो भूल गए कि हम सबसे पहले बिहार जा रहे हैं। उस बिहार में जहां से जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उस बिहार में जहां सांप्रदायिकता का रथ रोका गया था कभी लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में, वो पटना का गांधी मैदान जो हिंदुस्तान की राजनीति का तख्ता पलट करने का मादा रखता है, उस बिहार ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि देश में कितनी भी ताकतवर सरकार क्यों न हो, लेकिन जब तक रहेगा समोसे में लालू आलू और जिंदा रहेगा बिहार में लालू, तब तक इस देश में कभी सांप्रदायिक शक्तियां अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। और उन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया। कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, मंगलवार तक इलेक्शन कमीशन को काटे गए 65 लाख नामों का ब्यौरा वेबसाइट पर डालना होगा। प्रत्येक पंचायत स्तर पर उन लिस्टों को चिपकाना पड़ेगा। जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनका कारण लिखना पड़ेगा और आधार को वैलिड दस्तावेज मानना पड़ेगा। आधार के आधार पर वोट बनाने पड़ेंगे। ये बेईमानी करने का प्रयास हो रहा था और क्या तरीका ढूंढ के लाए। तेजस्वी ने नारा दे दिया कि हम नौकरी देंगे। उन्होंने क्या तरीका ढूंढ लिया कि 1987 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनके माँ बाप का भी जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, तब वोट बनेगा। अब बताओ, हम ही 1987 के बाद हुए, हमारे माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो क्या हिंदुस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी है कि बांग्लादेशी है, ईरान से आए हैं या अमेरिका से आए हैं? बताओ। ये तरीका था युवाओं के वोट को काटने का, क्योंकि युवा तेजस्वी की तरफ बढ़ रहे थे। आज देश की रक्षा की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। रक्षा के नाम पर पुरानी सरकारों को घेरा जाता है। टीवी डिबेट में एंकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की भूमिका निभाते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कभी सवाल करिए कि आज रक्षा बजट पिछली सरकारों से कम क्यों किया जा रहा है? रक्षा बजट में कटौती क्यों की जा रही है? जिन पुलवामा शहीदों के नाम पर 2019 में वोट मांगा गया था, उन पुलवामा शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है और उन शहीदों के नाम पर इस देश के लाखों करोड़ों लोगों से हजारों करोड़ रुपया सरकार ने लिया था पुलवामा केयर फंड बना के। उस केयर फंड का पैसा कहां गया, किसको दिया गया, इसका कोई हिसाब सरकार ने आज तक किसी को नहीं दिया। ये सरकार देश का मुखौटा पहनकर लोगों को बरगलाने और लूटने का काम कर रही है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। जिन लोगों को देश का गद्दार बताया जाता है,
श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जब इस देश के रक्षा मंत्री बने, उन्होंने सुखोई विमान खरीदे, विराट की सौदा की और सबसे बड़ा एक काम किया था कि इस देश का कोई भी गरीब बच्चा कहीं भी शहीद होता है तो उसका शव उसकी चिता तक सरकारी खर्चे पर पहुंचेगा। जिले का डीएम उसकी चिता के साथ मौजूद होगा। सरकार का एक राज्य मंत्री स्तर का मंत्री वहां जाएगा ताकि जब उस काफिले में 20 वीआईपी होंगे, हूटर लगी गाड़ियां चलेंगी, पुलिस प्रशासन व्यवस्था के लिए संभाले होगा तो लगेगा कि किसी शहीद की यात्रा जा रही है। उनकी सोच ये थी कि जिसने इस देश की रक्षा में प्राण गंवा दिए कम से कम उसका जनाजा तो गुमनामी के साथ न निकले, इसलिए उन्होंने वो कदम उठाया था। इन लोगों से कभी पूछ लेना, हम ये बातें इसलिए आपको बता रहे हैं कि खासकर यादव वर्ग डिबेट नहीं कर पाता है, कहीं बहस होने लगे तो जूता उतार लेता है। इसलिए इन बातों को याद करो, उनसे पूछना कि ताबूत घोटाला क्या था। जब देश में कारगिल युद्ध हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे। देश में जो लोग शहीद हुए थे उनके लिए, उनकी शवों को, उनकी मिट्टी को रखने के लिए ताबूत खरीदे गए थे। इन बेईमानों ने उन ताबूत में भी घोटाला कर लिया था और ताबूत घोटाले का आरोप लगा था इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर। इनसे पूछना कि तहलका कांड कौन सा कांड है। जब जॉर्ज फर्नांडीज रक्षा मंत्री थे, हथियार विदेश से खरीदे गए थे और उन हथियार खरीद में कमीशन की सौदेबाजी हो रही थी दिल्ली के एक बड़े होटल में, और उस कैमरे पर एक पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस ऑपरेशन में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैद हुए थे और तहलका कांड के ऊपर बंगारू लक्ष्मण और तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज को इस्तीफा तक देना पड़ा था। पूछना कभी तहलका कांड क्या था। आज देश का किसान जिसकी आय दोगुनी करने का वादा किया था, वो यूरिया के लिए, डीएपी के लिए भटक रहा है। 50 किलो की बोरी 40 किलो की हो गई है। व्यापारी के ऊपर जीएसटी का बोझ पड़ रहा है। नौजवानों के लिए पेपर लीक एक अभिशाप बनता चला जा रहा है। किसी तरह की कोई रोजगार की सुविधा सरकार उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। मैं एक लाइन और कहूंगा, 2 बातें और बची हैं। बातें तो बहुत हैं लेकिन 2 बातें और बची हैं। हमारे निषाद समाज के लोग यहाँ होंगे, आप लोग याद करिए कि आपके समाज में एक वीरांगना पैदा हुई थी, अमर शहीद वीरांगना फूलन देवी जी, जो इस देश की जाति कुव्यवस्था का शिकार हुई थी, उत्पीड़न का दंश झेला था, नाजायज सताई गई थी। अंदाजा लगाओ मेरी माताओं बहनों, आज जब आप निकलती हो, कोई अगर आपके साथ जरा सी बदतमीजी कर दे तो कितनी परेशानी होती है। एक वो महिला जिसका महीनों शोषण किया गया, जिसको नंगा करके गांव में घुमाया गया, उस महिला ने जब बंदूक की नोक से क्रांति की ज्वाला निकाली और उन आतंकवादियों को सबक सिखाया, तो इस देश की क्रूर सरकारों ने बिना आरोप पत्र दाखिल किए, बिना चार्जशीट फाइल किए फूलन देवी को 11 वर्ष देश की जेल में रखा। श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने फूलन देवी को बाहर निकाला, मुकदमे खत्म किए और मुख्य धारा में लाने के लिए मिर्जापुर भदोही से लोकसभा का टिकट दिया और एक बार नहीं 2-2 बार लोकसभा में उन्हें पहुंचाया। लेकिन याद करो, ऐ निषाद मल्ला भिंद राजवंश समाज के लोगों, तुम्हारी उस वीरांगना देवी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके में सांसद निवास के बाहर गोली मार दी गई और हत्यारे सुरक्षित निकल गए। उसके बाद इस प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे।
उनकी जातिवादी सरकार ने मरने के बाद भी फूलन देवी से जातिगत द्वेष रखा। फूलन देवी इकलौती ऐसी सांसद थी जिनने मरणोपरांत राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। क्या गुनाह किया था फूलन देवी ने? मेरी नजरिए में अगर देखा जाए तो सही मायने में उस वीरांगना ने भगवान श्री राम के संदेश को इस कलयुगी कालखंड में धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास किया था। भगवान श्री राम का क्या संदेश था? भगवान श्री राम का यही तो संदेश था कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे मान सम्मान और स्वाभिमान पर हाथ डाले तो दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, रावण रथी विरथी रघुवीरा, नंगे पैर थे श्री राम, रथ पे सवार था दशानन, फिर भी लड़े। श्री राम का ये संदेश था कि दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, सागर के पार क्यों न हो, सागर के पार जाओ और उसका समूल नाश कर डालो। यही तो उन्होंने संदेश दिया था। इस संदेश को अगर श्री राम ने जमीन पर उतारा तो वो भगवान हो गए, और मल्लाह समाज में जन्मी एक बेटी ने जमीन पर उतारा तो वो डकैत हो गई। ये दोहरी मानसिकता ही जातिवाद कहलाती है। ये दोहरी मानसिकता ही बताती है कि हम हिंदू हैं या शूद्र हैं। याद रखना, फिर मैं वही कहने जा रहा हूं कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस बात की परिकल्पना करने वाले लोग आपके हितैषी कभी नहीं हो सकते। एक गर्म मुद्दा है, उस पर भी दो बातें कह दें। कल पूजा पाल जी को पार्टी से निकाल दिया गया, उसके ऊपर बड़ी राजनीति हो रही है, पूरी भाजपा हावी है। पूजा पाल को निकाल दिया। अरे भाई, पार्टी का अपना एक अनुशासन होता है। आपने पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोट किया। ये संवैधानिक नियम होता है कि जब कोई राजनीतिक दल विहिप जारी कर दे तो फिर कोई विधायक क्रॉस वोट नहीं कर सकता, और जो करेगा वो अपनी सदस्यता गवाएगा। ये नियम है, इलेक्शन कमीशन का नियम। समाजवादी पार्टी ने विहिप जारी की थी, उसके बाद राज्यसभा चुनाव में पूजा पाल ने क्रॉस वोट किया। अखिलेश जी ने पहले 3 निकाले थे, उनको नहीं निकाला, उन्हें माफ किया। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ प्रचार किया, जनसभाएं की, मुख्यमंत्री की सभा पर गई, रोई, रोकर भाषण दिया, उसके बावजूद अखिलेश जी ने नहीं निकाला। ये उनकी करुणा देखिए। अतीक अहमद को पार्टी से बाहर अखिलेश जी ने किया था, टिकट अखिलेश जी ने काटी थी। पूजा पाल जी को कई बार माफ किया, और जो निकाल दिया इसने भी समझ लो कि दया ही की है, निकाल के आजाद कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी अगर उनकी ज्यादा हितैषी है तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दे। समाजवादी पार्टी में रहते तो वो बन नहीं सकती थी, संवैधानिक नियम था। अब वो आजाद है, शामिल करे, वो मंत्री बनाए, सम्मान दें, मजबूत करें। पूजा पाल की आवाज तो सब सुन रहे हैं, लेकिन पीडीए समाज के लोगों, उसी इलाहाबाद में एक और महिला विधायक है बिजमा यादव, उसके पति थे जवाहर यादव, 2 बार के एमएलए थे, और इन्हीं सामंतवादियों मनुवादियों ने इलाहाबाद के बीच चौराहे पर AK-47 से उनकी 1996 में हत्या कर दी थी। वो कोई गैंगस्टर नहीं थे, वो बदमाश नहीं थे, राजू पाल दूध के धोले नहीं थे, राजू पाल गैंगस्टर थे, सुमनगंज थाने के नामी गिनामी हिस्ट्री सीटर थे, अतीक अहमद के दाहिने हाथ थे। बाद में वक्त ने करवट बदली, दुश्मन बन गए, और राजू पाल की हत्या तो गैंगों के बीच हुई गैंगवार का नतीजा थी। लेकिन जवाहर यादव की हत्या एक राजनेता की हत्या थी, आतंकवादियों के द्वारा हत्या थी, खनन माफियाओं के द्वारा हत्या थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने उस जवाहर यादव हत्याकांड के हत्यारों का मुकदमा समाप्त कर दिया, केस वापस ले लिया। उनकी विधायक पत्नी 4 बार की चुनी हुई एमएलए बिजमा यादव विधानसभा में रो रो कर कह रही थी कि हमारी रक्षा करो, हमारे पति के हत्यारों को मत बरी करो। लेकिन इस क्रूर सरकार ने
उन्हें नहीं उनकी बात को सुना। क्यों? क्योंकि मरने वाला यादव था और मारने वाला कोई अब्दुल नहीं था। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस जातवादी सरकार को उखाड़ फेंको। हम अगर अपनी जात को, पीडीए समाज को जागरूक कर रहे हैं तो हम जातिवादी हो गए, और तुम जाति देखकर लोगों के मुकदमे वापस कर रहे हो तो तुम राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हो। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस मंच पर एक लाइन हमारे प्रमुख बुद्धिजीवी दादा ने कही थी, उस बात का मैं उनको उत्तर देना चाहता हूं। आपने कही थी कि राम के नाम पे ये सरकार चल रही है। दादा, न तो ये राम के हैं न किसी काम के हैं। सीता मैया रो रही हैं, बीजेपी के काम से सारा पैसा खा गए उनके पति के नाम से। ये राम के नाम पर चलने वाली सरकार नहीं है। जब राम राज्य था तो पता क्या लाइन थी? रामायण में लिखी हुई लाइन है, मणि माणिक महंगे किए सहजे तृण जल नाज। मणि माणिक महंगे किए, जेवरात हीरा पन्ना ये सब महंगे थे राम राज्य में। सहजे तृण जल नाज, पशुओं के खाने का चारा, पानी और अन्न ये सस्ता था। हीरे जवाहरात महंगे थे। मणि माणिक महंगे किए सहजे तृण जल नाज। तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। गरीबों के राजा राम तो वो थे जो गरीबों की जरूरत की चीजों को सस्ता करते थे और अमीरों की जरूरत की चीजों को महंगा करते थे। आज अगर आप ऑडी खरीदने जाएंगे, मर्सिडीज खरीदने जाएंगे तो 5% जीएसटी लगेगी, और ट्रैक्टर खरीदने जाएंगे, हैरो खरीदने जाएंगे, कल्टीवेटर खरीदने जाएंगे तो 18% जीएसटी लगेगी। आज अगर आप हीरा खरीदने जाएंगे, डायमंड खरीदने जाएंगे तो आप पे 0.25 यानी 25 पैसा जीएसटी लगेगी, 25 पैसा पर सैकड़ा। और अगर आप यूरिया खरीदने जाएंगे तो उस पर 18% जीएसटी लगेगी। अब आप लोग तय करिए कि आप डायमंड खरीद सकते हो या यूरिया खरीदोगे, गाड़ियों में ट्रैक्टर खरीदोगे या ऑडी खरीदोगे। जैसी हैसियत हो वैसा निर्णय कर लेना। मेरा सिर्फ एकमात्र ये कहना है कि इन जातिवादी लोगों को जातिवादी बनकर ही उखाड़ा जा सकता है। इसलिए क्योंकि तलवार के सामने मोमबत्ती काम नहीं करती है। तलवारों वालों से अगर लड़ना है तो तलवार उठानी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा